जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अब हमारा टाइम हो चुका है। हम प्रथम वक्ता को बुलाना चाहेंगे। प्रथम वक्ता हमारे आचार्य राजेंद्र प्रसाद सर हैं। सर का स्वागत है। सर अपने वक्तव्य रखें। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सर, स्वागत है सर। जी नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो सर्वप्रथम तो मैं राहुल जी की बात से ही प्रारंभ करूंगा। बहुत अच्छी आपने बात की है कि इतिहास वो नहीं होता है जो उस समय हुआ होगा। इतिहास में हम वो पढ़ते हैं जो लिखा रहता है। बिल्कुल सत्य बात है ये। उस समय क्या हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं। और आज को उसका उदाहरण मुझे लगता है आज के अपन मीडिया से भी समझ सकते हैं कि कोई कार्यक्रम होता है और मीडिया जो मीडिया उसको कवर करती है, वो मीडिया वाला पत्रकार कौन है, उस कार्यक्रम का विरोधी है या पक्षकार है, उस प्रकार से भी मीडिया में पब्लिश होता है। ये तो तय है और मुझे लगता है इसका प्रभाव इतिहास पे भी पड़ा होगा। तो ये जो आपने बात कही कि जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हम चर्चा करते हैं, चर्चा तो आवाज जो अपन चर्चा करते हैं, विचार कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, उसको लिखित रूप में होना अति आवश्यक है। और तो ये अपना जो प्रयास प्रारंभ हो रहा है, अभी तक जो भी कार्य किया है हमारे संस्कार परिवार ने, हमारा जो संस्कारक परिवार है, पुरोहित परिवार है, उसको हम धीरे धीरे संकलन करते जाएंगे। और जब हम संकलन करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से उसी संकलन में जो होता है ना कि पहले सर्च होता है, फिर रिसर्च होता है, तो हम अभी भी लिखना प्रारंभ करेंगे। और जब हम कुछ काम करेंगे तभी तो हम पता चलेगा कि हमारी अभी काम में क्या कमियां रह गई हैं। तो ये जो हमारी पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है तो बहुत अच्छा कार्य है और हम सब मिलकर, हम सभी का कार्य है ये, और हम सभी की समस्या है और हम सभी की समस्या का समाधान हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रत्येक रविवार को मिलने का प्रयास करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और उन्हीं विचारों को, और जो जिनके विचार है उनको पर एक दूसरे से विमर्श करते हैं। तो चूंकि इसका नाम ही है संस्कार, तो इसका पुरोहित मिशन हमारा काम है। तो इसके लिए मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था कि एक्चुअल में मानव समाज को जो हम समझते हैं कि प्रत्येक मानव, कोई भी मानव हो, उसमें जो आज जो प्रॉब्लम आई है उसके कारण पे मैं जानना चाह रहा था कि प्रत्येक मानव कोई भी हो, थोड़ा सा जैसे वो आगे जाता है तो अपने अहम को संतुष्टि का वो पूर्णतः प्रयास करता है। ये प्रत्येक मानव का गुण होता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे एग्जाम्पल एकदम स्पष्ट रहते हैं, मैं खुली बात करता हूँ। एक उदाहरण देखिए आप, उदाहरण सब लोग देखेंगे अपने अपने क्षेत्र में कि जो व्यक्ति अपने भी समाज का क्यों ना हो, अपने ही समाज का हो, वो एक बार राजनीति में आ गया, चुनाव जीत गया, वो जीत गया और 2 बार जीत गया, और यदि हमारा सहयोगी कोई भी परिवार का भी यदि प्रयास ही करे कि यार चेंज होना चाहिए, तो उसको बुरा लगने लगता है। उसका प्रयास रहता है कि मैं जब तक रहूं मैं, और मेरे बाद मेरा बच्चा, और बच्चा के बाद यदि विकल्प नहीं है तो रिश्तेदार, और रिश्तेदार का विकल्प नहीं तो समाज, कोई भी। तो ये मुझे लगता है कि ये उनकी भी यही वही समस्या होगी, जब हम कई पीढ़ी से करते आए तो हम ही करेंगे। तो जो अभी प्रारंभ में अपनी बात हुई थी कि हम किसी के विरोधी नहीं है, और मनुष्य जो है ना सभी स्वतंत्र हैं। और चूंकि मैं तो वायु का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरी भी कुछ कहानी है, हाँ ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम जो रविवार को मिलते हैं, तो एक कहावत है ना कि वी आर सेलिंग ऑन द सेम बोट, हम सभी एक ही नाव में सवार हैं। कहीं ना कहीं इस समस्या से या तो पीड़ित है या सुधार के प्रयास में है। सबके प्रयास के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सबकी क्षमता, अपनी अपनी क्षमता परिस्थिति के आधार पर सब प्रयास कर रहे होंगे, और हम लोग तभी एक हैं। अदरवाइज तो अपन कितने लोग हैं लेकिन सब लोग कहाँ मिलकर चर्चा करते हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात यह है कि जहां मैं संस्कार करने जाता हूं तो लोग मेरे पास में आकर जरूर बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, ये काम तो बहुत पहले होना था, हम लोग बहुत पीड़ित हैं। अच्छा, वो आगे आने को तैयार नहीं होते, मतलब वो सबका एक साहस, अभी साहस का भी वो होता है। कुछ लोग साहसी होते हैं तो आगे होता रहते हैं, कुछ लोग मन में सोचते रहते हैं और जाते वही हैं जहां नहीं जाना चाहिए। तो क्योंकि हम लोग कुछ चाह रहे हैं, ये करीब 1990 की बात होगी जब मैं 11th में आया था, और बायो मेरा विषय था। और बायो में उस समय एक विषय वो आया था, टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये बायोलॉजी और बॉटनी दोनों में विषय था। मैंने उसको अध्ययन किया और बीच बीच में हम गांव जाते थे। तो गांव जाके भागवत सुनना, देखिए सुनना तो मेरा शुरू से रहा है। मैं रामलीला भी देखता था, स्कूल छोड़ के भी देखता था, प्रवचन भी सुनता था, लेकिन अपना चिंतन भी करता था। तो भागवत सुनने में जाता था, मैंने सुना ओरिजिन ऑफ लाइफ, उन्होंने सुनाया सब
कैसे कैसे मानव की उत्पत्ति हुई। मैंने अपना वायु का विषय रख दिया। वायु का विषय रख दिया तो उनको थोड़ा तो बुरा लगा कि यार ये छोटा सा बच्चा इस टाइप के प्रश्न करता है। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जब दूसरी बार मैं पुनः गया भागवत सुनने, करीब वो तो माह दो माह में होती रहती है गाँव में, तो मजे की बात ये हुई कि जो आयोजक थे वो तो वहीं बैठते हैं पैरों के यहाँ, मुझे वो पलंग पे बिठा ले लगे। वो समझने लगे कि ये व्यक्ति कोई प्रश्न फिर करेगा। ये सब तो हो गया कि थोड़ा सा समानता का अधिकार तो मिला, लेकिन उसी समय की घटना है कि पंडित जी बैठे थे और एक जो थे ना अपने अहिरवार समाज के दादाजी आए, काफी बुजुर्ग थे, उन्होंने पैर पड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने उनको भगा दिया। तो मुझे, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, वो सीन मैं अभी भूला नहीं हूँ। अब मुझे आप चाहे मानसिक रोग बोल दें, आप जो भी बोल दें, लेकिन वो सीन मुझे आज भी याद है कि कितने बजे की घटना है और कहाँ पे हम लोग बैठे थे और किस स्थिति में वो थे, और उन्होंने पैर पड़ने को, मतलब पैर पड़ने को मना करना, ये बहुत बड़ी हमारे दिमाग को स्ट्राइक थी। वो चलती रही, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और जो बोलते हैं ना कि देयर इज विल और देयर इज विल देयर इज वे। तो चलते 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 मैं एक्यूप्रेशर किया, एक्यूप्रेशर डॉक्टर से नाम से जाना जाता हूँ, और कहीं एक टाइम एक्यूपंक्चर एक विषय आता है, समय से भी ऊर्जा को नियंत्रित करना। तो मुझे लगा भारतीय ज्योतिष में भी कुछ ऐसा होना चाहिए तो समय पे काम करता है। मुझे कुछ आता जाता नहीं था, मैं तो एकदम क्रिटिक्स था। अध्ययन करते करते कुछ फिर मैंने देखा कि ये विषय तो काम का है, और ईश्वर कृपा से काफी अच्छा काम कर रहा हूँ। अब तो वर्तमान में रिसर्च कर रहा हूँ और आप सबके बीच में हूँ और एक इसमें आ गया हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग सब उसी प्रयास में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज में अभी ये बोल, 2 दिन बाद संक्रांति है, तो संक्रांति की मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो संक्रांति का मतलब ये नहीं होता है, संक्रांति का मतलब हमारी ज्योतिष का विषय है एक्चुअली में, संक्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। तो हम उसी संक्रांति काल में हैं, और ये संक्रांति सिर्फ त्योहारों में नहीं होती है, संक्रांति सीजन में भी होती है, समाज में भी होती है, और परिवर्तन होते रहते हैं। तो कभी उस परिवर्तन की हम लोग बेला में हैं, और इस परिवर्तन को हम एक समाज हित के लिए आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये अपना एक प्रयास चल रहा है। और इसके अलावा पुरोहित के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि पुरोहित के लोग यही समझते हैं कि पुरोहित का कार्य होता है सो जितने भी संस्कार होते हैं उन संस्कारक को करवाना, लेकिन पुरोहित शब्द का मतलब ही होता है परहित। परहित मतलब जितने भी आज जो भी व्यक्ति जिस जगह कार्य कर रहा है सब पुरोहित ही है, सत्यवाद यही है। आप गूगल पे भी देख सकते हैं पुरोहित का वास्तविक अर्थ। देखिए समाज में क्या मान्यता आ गई वो अपनी जगह है, बट पुरोहित का मतलब होता है परहित। चाहे वो लीडर हो, नेता हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, सभी पुरोहित हैं। और उनमें से संस्कारक भी एक पुरोहित ही होता है। तो अब संस्कार की क्या आवश्यकता है कि नहीं है, तो संस्कार को तो सभी लोग समझते हैं कि संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक सामाजिक संस्कार होता है, पारिवारिक संस्कार भी होता है, एक विद्यालयीन संस्कार भी होता है, महाविद्यालयीन भी संस्कार होता है। इवन मैं तो जो कि कंपनी में भी रहा मुंबई में, और कई कंपनी वालों से बात करते हैं तो मैंने ऐसा सुना है कि जब इंडियन व्यक्ति को, एम्प्लॉय को कोई कंपनी विदेश भेजती है तो वहां किस प्रकार से गाड़ी को, कार को चलाया जाता है, वहां कैसे आपको मीटिंग में बैठना है, कैसे कपड़े पहनना है, ये शायद आप लोग भी प्राइवेट सेक्टर में जितने लोग होंगे तो मेरे भाव को समझते होंगे कि वो उसको संस्कारित करके भेजा जाता है वहां। या आप वहां जब जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो वो पहले सर्वे कर लेते हैं वहां के लोग टाई कैसी लगाते हैं, वहां कैसे बैठना है, भोजन कैसे करना है। हो सकता है वहां भोजन करने का तरीका हो कांटा से खाने का हो, अपने यहाँ तो सीधा हाथ से खाते हैं या स्पून से खाते हैं, तो मैंने सुना वो अजीब टाइप से खाते हैं। तो वहां आप जाएंगे तो आपको संस्कारित होके जाएंगे। तो संस्कार समाज में भी होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, विद्यालय में भी होता है, महाविद्यालय में भी होता है, सभी जगह संस्कार का अपना एक महत्व है। लेकिन ये जो संस्कार है, इस संस्कार के कुछ बहुमुखी प्रभाव भी होते हैं। और संस्कारक के एक कंपनी सेक्टर का व्यक्ति वहीं उसको सम्मान मिलेगा जिस कंपनी में है और जिस सेक्टर में है, लेकिन ये जो संस्कारक वाला जो विभाग है, ये व्यक्ति वहां तो उसको पूरा समाज ही सम्मान देता है। तो इसका एक विशेष महत्व है, और जिस महत्व को शायद हमारे पूर्वज नहीं समझ पाए या समझ नहीं पाए, उनकी क्या परिस्थितियां थी, हम उनको ज्यादा दोष नहीं दे सकते हैं, उनकी अपनी परिस्थितियां होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय जो परिस्थिति होंगी, उसने तो प्रयास किया है। अभी मैं गांव जाता हूँ
तो गांव में लोग बोलते कि हमारे दादाजी जो थे ना बहुत बड़े इतने ज्यादा वो ये पुराणों पे चर्चा करते थे, ज्योतिष पे काम करते थे। तो मैंने कहा यार कुछ तो दमों में 2-4 मुझे उदाहरण मिले जो कि 90 या 100 वर्ष के होके चले गए। मतलब इस आज से 50 साल पहले उन्होंने कुछ तो प्रयास किया। उस समय मुझे लगता है बहुत काफी गंभीर परिस्थितियां थी इस विषय में आगे बढ़ने की। लेकिन अब वर्तमान का समय आ गया है और जैसे हमारे जो जनार्दन जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सभी लोग सभी क्षेत्र में हैं, तो हम लोग इस क्षेत्र में क्यों नहीं? सब लोग मनुष्य हैं, ये तो सबको पता है। तो हमें जब सब लोग सब क्षेत्र में हैं तो हम लोगों को भी इस क्षेत्र में आने की आवश्यकता है। और लेकिन अभी हमने मानसिकता तैयार नहीं की है। मैं चूंकि विश्वविद्यालय में अध्ययन करता हूं, मैंने एमए भी किया, अभी मैं पीएचडी कर रहा हूं, जो लगभग फाइनल चल रही है। तो मैं आपको एक काम की महत्वपूर्ण चीज बताता हूं कि मैंने जो सर्वे किया कि ब्राह्मण समाज में, बात मैं आपको पहले से बोल देता हूं, मैं भी कोई किसी विशेष समाज पे नहीं बोलता हूं, लेकिन सत्य बोलने से नहीं चूकता हूं। और मैं तो मानव समाज की बात करता हूं। और मेरी जो पुस्तक भी आप पढ़ेंगे तो मैंने तो भू धर्म के ऊपर लिखा, उसमें तो मैंने जीव निर्जीव और मनुष्य को भी समान मान के ही वो पुस्तक पब्लिश की थी, वो भी 2015 में। लेकिन जो सच तो बोलना चाहिए, तो ब्राह्मण समाज में जो बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, मेहनती होते हैं शिक्षा में, अध्ययन में, वो आईएएस, आईपीएस शिक्षक बनते हैं, कुछ लोग नेता भी बनते हैं। और जो कुछ कमजोर बच्चे होते हैं उनकी जैसे भी व्यवस्था बनती है वो कम से कम आपकी मध्यमा मतलब 10वीं और उत्तर होती है 12वीं, फिर आपका उनका शास्त्री जिसे बीए बोलते हैं और आचार करते हैं। मतलब जो कमजोर बच्चे हैं वो ये कोर्स करते हैं। और फिर समाज में अच्छा मजे की बात यह है कि जो वहां से बच्चे आचार करके जब प्रवचन करते हैं तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को कितना मिलता होगा? अधिकतम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हो सकता है। वो तो इतना एक दिन में कमा लेते हैं। तो ये हो गया कि उनके बच्चे जो या तो वो अच्छे क्षेत्र में जाते हैं, जो बचे रहते हैं वो इस क्षेत्र में जाके पैसा भी कमाते हैं, सम्मान भी कमाते हैं। और मुझे नहीं लगता, हर मनुष्य का यही स्वभाव रहता है, यही सोच रहती है कि मैं जीवन में 2 चीजें कमाऊं, एक पैसा और एक अपना यश सम्मान। तो वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन हम उस पर चिंतन करना चाहिए। इसके आगे की ओर मैं बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो वहां पर एमए होती है या पीएचडी होती है, वहां उम्र की सीमा नहीं है। तो अब उम्र की सीमा नहीं है तो एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिटायर्ड लोग हैं, एमए में यदि वहां 50 स्टूडेंट मिलेंगे तो आप कभी भी पता कर लीजिएगा, मेरे विश्वविद्यालय का पता करिए, तो उस 50 में से 30 आपको रिटायर्ड मिलेंगे, वो भी कौन मिलेंगे? ब्राह्मण मिलेंगे। तो हमारे यहाँ क्या होता है, रिटायर्ड जैसे ही होगा कोई भी तो समाज में चला जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको समाज सेवा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में मैंने जहां तक देखा है या तो किसी पार्टी का सदस्य बन जाता है या समाज सेवा में कोई पद ले लेता है। मुझे लगता है वो और इतने तो वो आप काम करिए, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों से बोला कि बोले हम रिटायर्ड हो गए अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते फिर ये पद क्यों ले लिया आपने? तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रिटायर्ड के बाद भी वहां लोग अध्ययन करते हैं और वो मरते मरते तक सम्मान से स्वयं जीते हैं। और सम्मान किसको मिलता है? जो समाज को देता है। ये तो तय है, पैसा और सम्मान कोई किसी को फ्री में नहीं देता है, ये एक बाई प्रोडक्ट होता है। मैं जो सच है, ये कोई किसी को दे ही नहीं सकता। तो आप कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य करें कि आप देने वाले बने, तो मजबूर है समाज आपको सम्मान देगा, सम्मान भी देगा और पैसा भी देगा। तो मैं यही बात बार बार रखूंगा कि हमें इस क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और चूंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हाँ, एक और मैं बताना चाहूंगा, मैं प्रैक्टिकली ही बात करूंगा कि लोगों को ऐसा भय लगता है कि लोग विरोध करेंगे। मैं 2006 से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मैं सम्मेलन में जाता हूँ, विद्वानों के सम्मेलन में जाता हूँ। ईश्वर कृपा से आज तक किसी ने मेरे से कोई भी गलत शब्द नहीं बोला है, या ऐसा मुझे उनकी दृष्टि भी नहीं लगी कि मुझे हे दृष्टि से देखा हो। पीठ पीछे कौन किसको क्या बोलता है? पीठ पीछे तो एक परिवार में सास बहू की बुराई करती है और बहू सास की बुराई करती है, लेकिन यदि उन्होंने पीठ पीछे मेरे से क्या बोलते मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बाधा नहीं आती, उनको किसी भी प्रकार से अपने से कोई एलर्जी नहीं होती है। ये मैंने उन्हीं के बीच ही जाता हूं मैं। तो कृपया करके यदि किसी को भी ये भय हो
इस क्षेत्र में जाने से कोई हमें रोकेगा या उनको हमसे एलर्जी होगी या विरोध करेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप क्षेत्र में बढ़े, क्योंकि जो बोलते हैं ना, जो मैंने ठान ली वो मैं करूंगा। और मैं यही बोलता हूँ कि कृपया करके जीवन में बहुत अच्छा काम करना हो। मेरे गुरु थे और उन्हीं की सिर्फ एक शब्द की वजह से, 2-4 शब्दों की वजह से मैंने प्राइवेट इंग्लिश से एमए कर ली, जबकि मैं गाँव का निरक्षर परिवार से हूँ। उन्होंने एक शब्द कहा था कि बेटा जीवन में अच्छा काम करना तो बहुत लोगों से चर्चा मत करना, पहले काम चालू कर देना, फिर करना कि मैं काम का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, या जो लोग आज नहीं आए हैं वो कभी और आते हैं, ऐसा चलता रहता है, क्योंकि सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो कृपया करके इसमें बहुत लगन से लग जाइए, अपना काम करते रहिए और थोड़ा बहुत इस पर सबसे मेन वही है कि हमें काम को प्रारंभ करना है। प्रारंभ करने के लिए हमें कुछ लोगों को तो इस क्षेत्र में आना ही होगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मतलब कितनी हम चर्चा करते हैं, क्या करते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता है। चर्चा करना तो एक हमने सिर्फ माहौल को तैयार किया, परिणाम हमें तभी प्राप्त होंगे जब हम इस क्षेत्र में बिल्कुल उतर आएंगे। और बात वही है कि किसी क्षेत्र में जब हम आते हैं, ये संस्कारक का क्षेत्र थोड़ा सा अजीब टाइप का है, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली आप देखेंगे, जैसे अभी मैं यहाँ से एक व्याख्यान दे रहा हूँ, यदि आप अनिमिट हो जाएंगे 2 लोग तो मेरा व्याख्यान डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रैक्टिकल है ये। कोई भी एक व्यक्ति व्याख्यान देगा और यदि 2 लोग, यदि सामने जो श्रोता है, यदि वो 2-3 लोग बोलना चालू कर दें तो वो व्याख्यान डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन संस्कारक का कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और आज से ध्यान दीजिएगा। संस्कारक वो व्यक्ति होता है जो पूरे डिस्टर्बेंस में ही काम करता है। जैसे वो शादी कर रहा है, उस समय मुझे लगता है कितनी आवाज होती है, वो बिल्कुल अपने कंसंट्रेशन में लगा रहता है, एकाग्रता से काम करता है। वो क्या करता है वो ठीक है, उस पर ज्यादा डिस्कस मत कीजिए, लेकिन कभी आप संस्कारक बन के देखिएगा, उस समय आपको पता चलेगा कि कितनी दिक्कत आती है। उधर से महिलाएं गाना भी गाती हैं, कुछ आगे पीछे से बोलते, अरे पंडित जी जल्दी करो। मुझसे भी पंडित जी लोग बोलते हैं, पंडित जी जल्दी करो, मतलब इतना डिस्टरबेंस होता है। मतलब वो एक्सपर्ट आपको होना पड़ेगा, अपने विषय का एक्सपर्ट, और आपको इतनी एकाग्रता और धैर्य और पेशेंस की जरूरत है, तभी आप ये कार्य कर पाएंगे। तो कार्य कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि हम लोग भी इंसान है, और हमारे जो इतना परिवार है, सभी चाहे कोई भी स्टेट हो, सभी जगह ओबीसी, एसटी, एससी के सभी लोग संस्कारक बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग कार्य कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते होते तो हम लोग भी आप लोगों के सामने नहीं होते। इसका अपन और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि यदि किसी भी बच्चे का जन्म हो और उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान ना दिया जाए, किसी भी प्रकार का जो सेवा कार्य होता है ना, किसी भी वो ज्ञान ना दिया जाए, तो क्या बचेगा? सिर्फ दूसरों की सेवा करने लायक ही बचेगा। तो कोई भी हो सकता हो, यदि ब्राह्मण का बच्चा, ठाकुर का बच्चा, जैन का बच्चा, किसी ओबीसी, एसटी, किसी का बच्चा, उसको कुछ मत सिखाइए, अलग कर दीजिए आप, वो सिर्फ सेवा लायक बचे। संस्कारात् भवेत् चाहे, यदि उसको कुछ संस्कार दिए जाए, संस्कारों का मतलब होता है कुछ सिखा दिया जाए, तो वो उससे ऊपर उठ जाएगा, अपने कार्य में दक्ष हो जाएगा। उसको चाहे आप कोई भी संस्कार दे दीजिए। जैसे आज से यदि हम 20, 25, 50 साल पहले जाते हैं, मैं तो अपने परिवार की बात करता हूँ। मेरा परिवार, मेरे पिताजी, बड़े पिताजी, मंझले पिताजी सब निरक्षर थे, लेकिन संस्कार वाले थे। यदि संस्कार वाले नहीं होते तो वो खेती नहीं करते। मतलब उनको संस्कार किस चीज का दिया गया? खेती का, और उन्होंने सफल जीवन जिया, उनकी पीढ़ी भी चलती है। संस्कार से व्यक्ति काम करने लायक हो जाता है। तो ये मेरा बस यही मुझे बातें रखना थी। तो पहले भी मैंने बातें रखी हैं, अपने विचार रखे हैं, और अभी मैं निरंतर यही बात रखता जाऊंगा कि हमें विचारक बनना है, सलाह भी करना है, लेकिन काम करना प्रारंभ करना अति आवश्यक है। दूसरी चीज, उस क्षेत्र में जो जो हो सकता है वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैं रीवा गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे परम आदरणीय सिन्हा सर जी आए, वो तो अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे बोले भी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे अच्छा ही लगा कि यूनिफॉर्म बहुत अच्छा पहने थे। बिल्कुल वो यूनिफॉर्म पहने थे तो उनको परिचय देने की जरूरत नहीं थी। तो जब हम क्षेत्र में उतरते हैं तो आपको बिल्कुल तैयारी से उतरना होगा। दूसरी चीज, मुझे भी बड़ा अहंकार था, अहंकार सबको होता है। मैंने बीएससी किया है, ये किया है, 4 किताबें लिखी हैं। मैं पहले ये सब कुर्ते वगैरह नहीं पहनता था, कोई मुझे पूछता ही नहीं था। 20 बार भी बताओ कि मैं जो सचार हूँ तो वो ध्यान ही नहीं देते थे। आज बढ़िया कुर्ता और ये तौलिया डाले है ना, तो जब मैं पेट्रोल भी भरवाने जाता हूँ, पंडित जी बस 2 मिनट, पंडित जी नमस्कार। कहने का मतलब
आपको जो कार्य करना है उस कार्य के लिए तैयार तो होना पड़ेगा। बाजार में यदि कोई नकली भी पुलिस वाला निकल जाए तो लोग डर जाते हैं, जो होंगे ना इलीगल लोग, वो तो घबरा जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने संस्कार से मतलब अपने आप को जो कार्य करना है उसके लिए तैयार होना अति आवश्यक। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अपनी पर्सनालिटी का, अपनी तैयारी का कितना महत्व होता है। प्रेजेंटेशन तो आप बाद में देंगे, फर्स्ट प्रेजेंटेशन तो अपनी पर्सनालिटी का ही हो जाता है। तो क्यों ना हम सभी प्रकार की तैयारी करें। ये बोलते ना कि 1000 प्रयास बराबर एक सफलता। तो सभी लोग अपनी अपनी स्तर से तैयारी तो कर ही रहे हैं, और यदि कुछ भी नहीं कर रहे, यदि मीटिंग में भी आ रहे हैं तो ये भी तैयारी का प्रथम सुबह होता है। कम से कम एक बोलते हैं ना कि प्रथम शुरुआत तो ये हो चुकी है, इसको हम क्रमशः आगे बढ़ाते जाएं। मुझे लगता 10:08 हो गए हैं, और अंत में मैं यही बोलूंगा, ये कहानी थी, चलिए थोड़ा सा अपन हंस भी लेते हैं, बड़ी सीरियस रहते हैं इसमें। एक बार क्या हुआ कि एक संत थे, उन्होंने शिष्य, उनका बड़ा प्रिय शिष्य था, उनसे बोला कि शिष्य की भी इच्छा थी कि मैं बहुत अच्छा संस्कारक बनूं, लोगों को फिर ट्रेनिंग भी दूं। तो गुरुजी ने कुछ उनको पढ़ाया लिखाया और एक ग्रंथ उनको दे दिया। बोले मैं आऊंगा कुछ समय बाद, इस ग्रंथ का आप अध्ययन करना, लोगों को अध्ययन कराना, उनके संस्कार भी करवाना। गुरुजी चले गए। इसके बाद हुआ क्या कि वो अपने दूसरे काम में व्यस्त हो गए होंगे, तो उस पुस्तक को कुछ चूहों ने थोड़ा सा कतर दिया। अब चूहा को कतर दिया तो उन्होंने अपने मित्रों से सलाह ली। बोला ये चूहा पुस्तक को कतर रहे हैं, ये खराब ना हो जाए। बोले काम करो, बिल्ली पाल लीजिए आप। तो कहीं से बिल्ली की व्यवस्था की गई। अब बिल्ली तो बिल्ली है, अब वो एक दिन तो चली, 2 दिन चली, वो थोड़ी सी कमजोर हो गई। तो उन्होंने फिर सलाह ली, बिल्ली अरे क्या हो गई, थोड़ा सा कोई बीमार हो गई। बोले बीमारी दूध दिया उससे कि नहीं। उन्होंने क्या, दूध की व्यवस्था करो। तो दूध के लिए क्या करें, पड़ोस में मांग के लाओ। बोले काम करो, गाय पाल लीजिए। उन्होंने गाय भी पाल ली। अब गाय भी 2-4 दिन तो दूध दे दी बेचारी, 2 दिन। वो गाय के लिए घास चाहिए, तो घसियारी की जो घास काटने वाली की व्यवस्था की। घास काटने वाली वो भी भागने लगी, बोले इसकी शादी कर दो। तो ये भी थे, बोले तो खेती, थोड़ी सी खेती भी खरीद ली जाए। तो चलते चलते उनकी गृहस्थ बहुत बड़ा हो गया, जमीन भी हो गई, गाय भी हो गई, बिल्ली की बिल्ली हो गई, गाय की गाय हो गई, गृहस्थ बहुत बढ़ गया। 8-10 साल बाद गुरुजी उधर आए, तो उन्होंने देखा है तो हमारा शिष्य काफी उन्नति कर चुका है। तो गुरुजी की जो भी होते हैं तरीके से उनकी स्वागत किया गया। बेटे तो क्या है ग्रंथ की स्थिति, कितना अध्ययन हुआ, कितना आपने काम किया। बोले गुरुजी बस ग्रंथ की ही कृपा है, ये सब उसी के लिए बिल्ली पाली थी। हम बोले बेटा पढ़ा कितना है ये तो बताओ पहले आप। बोले नहीं वो तो मैं नहीं कर पाया अभी तक काम। तो ये सब उसी से गाय उसी की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो ये मुझे आप मेरे इस चीज को चाहे आप मजाक समझें, चाहे सीरियस समझें, चाहे कटाक्ष समझें, इस रूप में भी समझ लेना, लेकिन कृपया करके कार्य को प्रारंभ अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह पर पुनः विचार विमर्श करते रहेंगे, और हमारा काम बहुत अच्छे से बढ़े, आगे बढ़े, और हम मिलकर करें, और सबके काम में आए हम। ये हमारी सबके लिए शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।